नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में अचानक से क्या हुआ है? जिसको देश के गृह मंत्री तो गुपकार गैंग कहकर बुला रहे थे, आज वो अचानक से उनके गेस्ट हो गए हैं। वो गैंग से गठबंधन बन गया है। वहां के उसके जो लीडर्स हैं वो अब नेता हो गए हैं, जिनके साथ टेबल पर बैठकर बातचीत की जा रही है। सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है। तो ये आखिर हो क्या रहा है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुस्कुराते तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो दूसरों को गैंग बोल रहे हैं। ये तस्वीर क्यों? ये तस्वीर जो आपस में फारूक अब्दुल्ला के, आप देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर नमस्कार करके सबको ग्रीट करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आखिर सामने क्यों आई, समझ में आ पा रहा है? तो इसको मैं आपको समझाने की और आसान तरीके से कोशिश करती हूँ। बहुत कुछ हुआ है इस बीच, लेकिन आपको पहले बता दूं कि जब इन लोगों को डिटेन किया गया था, उसके बाद 2020 17 नवंबर को अमित शाह ने क्या ट्वीट किया? द गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल। ये जो गुपकार गैंग है अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय हो गया है, मतलब कि अब ये विश्व प्रसिद्ध हो रहा है, विश्व में फैल रहा है। दे वॉन्ट फॉरेन फोर्सेस टू इंटरवीन इन जम्मू एंड कश्मीर। वो चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें दखल अंदाजी कर सके जम्मू कश्मीर में। ये जो गुपकार गैंग है ये तो राष्ट्र ध्वज का भी अपमान करता है। ये इन्होंने कहा था 17 नवंबर 2020। तो जो राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं, आज आपको क्यों उनके साथ बैठना पड़ गया? इन लोगों, यानी जैसे सजाद लोन देख लीजिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको 360 दिन डिटेंशन में रखा था। महबूबा मुफ्ती पीडीपी नेता, एक्स चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के साथ अलायंस में ही रह चुकी हैं चीफ मिनिस्टर, वो 435 डेज 435 दिन थी। गुलाम अहमद मीर को हाउस अरेस्ट रखा गया, जो कांग्रेस के हैं। फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं, 221 दिन के लिए इनको रखा गया। उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं, 232 दिन के लिए इनको रखा गया। और साथ ही मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीएम लीडर है, इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। अब जरा आप ये सोचिए कि ये क्या हुआ अचानक से कि यहाँ तक नौबत आ गई। तो नौबत बड़ी सारी चीजों की आई है। सबसे पहले तो जरूरत है इस वक्त चुनाव की। चुनाव नहीं हो पा रहे। छोटे मोटे जो करने की कोशिश भी की है कोई भी पार्टी, उसमें पीडीपी एनसी जैसे बड़े बड़े अलायंसेस हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, ये उसमें शामिल ही नहीं हुई। तो जब ये लोग उसमें शामिल ही नहीं हो रहे, वोटर्स भी बाहर निकल के वोट नहीं कर रहे, तो व्हाट विल यू डू अबाउट दैट? आप क्या कर पाएंगे? आप कैसे एक दिखा पाएंगे कि जी इतना बड़ा फैसला करने के बाद बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इलेक्शन कराया? क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से आफ्टर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज दैट हम लोग डेमोक्रेसी यहाँ पर बहाल करके इलेक्शन करा पा रहे हैं। दूसरा ये हो गया है कि अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अब अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी प्रेशराइज इस बात को लेकर कर रहा है कि डेमोक्रेसी बहाल की जाए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस तभी हो सकता है जब आप वहां के लोगों से, वहां के स्टेक होल्डर्स से, वहां के नेताओं से आप बात करेंगे, और बात करेंगे, बात करके आप आपसी तालमेल के साथ वहां पर चुनाव कराएंगे। वही तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा फिर आप जाके जीत गए। यू कैन शो दैट हैपनिंग, राइट? तो ये जरूरी हो गया। सब कुछ तो चुनाव के इर्द गिर्द होता है, और इसलिए चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो ये है कि डिलिमिटेशन, परिसीमन। अब दिक्कत ये है कि जो 83 विधानसभा सीटों का विधानसभा जेएनके का है, उसमें 46 सीटें सिर्फ कश्मीर घाटी से आती और 37 सीटें जम्मू से आती हैं। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी वहां पे सरकार बनती है, जो वहां पे दबदबा रहता है वो हमेशा घाटी के नेताओं का रहता है, मुख्यमंत्री घाटी का होता है। और जम्मू जो कि कम सीटें हैं, कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू घाटी, जो कश्मीर वैली है, वहां का पूरा उसमें 60% पॉपुलेशन वहां पर है। तो ये फर्क होने की वजह से हमेशा घाटी का दबदबा वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो में रहा है। अब भाजपा को अगर वहां पर सरकार बनानी है या उसको फ्रंट लाइन में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर जम्मू कश्मीर में आना है, उसके लिए उसको जम्मू को ज्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू इज मोर हिंदू मेजोरिटी एरिया और वहां से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो डीलिमिटेशन करके, बातचीत के साथ ही ऑब्वियसली डीलिमिटेशन करके वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को ज्यादा सीटें अगर मिल जाए, जम्मू का जो परिसीमन है वो इस तरह से हो जाए कि सीटें वहां पर ज्यादा हो, सो दैट जम्मू बिकम्स वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स जस्ट लाइक कश्मीर वैली हैज बीन। अब ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ये कैसे होगा? सब लोग क्या इस बात को लेकर मानेंगे? और
क्योंकि अभी जो इन्होंने 14 नेताओं को बुलाया उसमें से 10 तो बीजेपी या बीजेपी फ्रेंडली वाले थे। दिक्कत उन लोगों के साथ ज्यादा थी जो कि गुपकार अलायंस के वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा मोदी सरकार के सभी फैसले, खास तौर पर 370 वाले फैसले, 35A वाले फैसले को लेकर सबसे ज्यादा भूख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये सब लोगों ने ये बात हमेशा अपने सामने रखी। जब वो उनके साथ में बैठे मीटिंग में तो प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि वो उनको अफसोस है उन सभी जानों के जाने का, उन सभी मौतों का जो या तो मासूम थे या फिर सुरक्षा बल में थे या फिर शायद जिन भी मजबूरी और कारणों की वजह से उन्होंने हथियार उठाए थे। महबूबा मुफ्ती ने उनके सामने वो बात रखी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी आपको बेहद जरूरी होगी। पाकिस्तान के साथ बातचीत, क्योंकि हमको 370 पाकिस्तान ने नहीं दिया था, हमको भारत ने दिया था, और उसको बहाल करने को लेकर, उसको वापस लाने को लेकर हमें जितना भी लड़ना पड़ेगा, हमें चाहे सालों तक लड़ना पड़ेगा या महीनों तक ही लड़ना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। लेकिन इसमें अलग अलग स्टैंड थे। फारूक अब्दुल्ला अलग बात कह रहे थे, उमर अब्दुल्ला भी अलग बात कह रहे थे। फारूक अब्दुल्ला का उस पर कुछ ज्यादा स्टेक नहीं था। उमर अब्दुल्ला कह रहे थे 370 होना जरूर चाहिए, बट ही मेंट कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली, क्योंकि ये आपको बता दूं मैं भी कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पर फैसला करेगा वो फिर सबको मानना भी होगा और सभी के लिए मान्य होगा, होना भी चाहिए। तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोड ही तय हो, लीगल रोड ही तय हो, उस पर हम अलग से उसमें कुछ ना करें। तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, उनके साथ बातचीत हो रही है और उसी का नतीजा है कि JNK बॉर्डर और LOC पर सीज फायर हो गया। और वो सीज फायर की वजह से जो JNK बॉर्डर पे जितने लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी शांति हो गई है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है जब सीज फायर नहीं होता है और लगातार शेलिंग होती रहती है। और इसी तरह के, अब जैसे मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल फॉर्मर डिप्लोमेट विवेक काटजू जी का पढ़ा, तो उन्होंने बोला इन सारी चीजों से ये लगता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आने वाले समय में इतना जरूर हो सकता है कि हाई कमिश्नर जो कि पहले रिकॉल कर लिए गए थे दोनों ही देशों से, वो अब दोबारा से बैठना शुरू हो, बिकॉज दे आर द रोड टुवर्ड्स बायलेटरल ट्रेड। तो बायलेटरल ट्रेड उस हद तक स्टार्ट करने के लिए हाई कमिश्नर्स को वापस लाया जा सके, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वहां पर दोबारा से रेस्टोरेशन हो, आना जाना शुरू हो। इसके आगे स्पोर्ट्स को लेकर ही डाउट्स कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड वो एक फीलिंग होती है और वो दोनों ही देशों की पॉलिटिकल क्लास को इस पूरे सिनेरियो जो कि अभी तक इतने सालों में डेवलप किया गया है उसमें हर्ट करेगी। एंड नो पॉलिटिकल पार्टी डज एनीथिंग व्हिच हार्म्स इट पॉलिटिकली। तो ये वो आता हुआ नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि दिल्ली की दूरी को कम करने की जरूरत है, दिल्ली की दूरी कम कर। लेकिन इसी पर खास बात उमर अब्दुल्ला ने रखी कि दिल्ली की दूरी सिर्फ एक बैठक से दिल की दूरी कम नहीं कर पाएगी। तो एक बैठक से आपको लग रहा है कि हमारे दिलों की दूरी भी कम हो जाएगी? आफ्टर ऑल व्हाट हैज हैपेंड, इतना कुछ होने के बाद अब आप अचानक से गैंग बोलने के बाद आप अचानक से गेस्ट बना के बैठ जाएंगे। अब इतना कुछ करने के बाद, हाउस अरेस्ट में डालने का, जेल करने के बाद, डिटेंशन में डालने के बाद आप अचानक से सामने बैठ के बोलेंगे हाँ जी हम लोग को तो बहुत दुख है जो कि यहाँ पर हुआ और हम अब मिलकर बात करना चाहते हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि यही बातचीत अगर 370 हटाने से पहले हम लोगों के साथ कर लेते तो कितना बेहतर होता। पर यही बातचीत नहीं करना चाहते थे, डायलॉग नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या आज मोदी सरकार ये बताना चाह रही है कि डायलॉग से ही काम चलता है एंड इट शुड बी वेलकम्ड? डायलॉग तो हमेशा वेलकम किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सोच यही थी, सभी की सोच ये है कि बिना डायलॉग के कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली जब ऐसी कोई सेंसिटिव जगह हो जहां पर बिना बातचीत के तो काम चल ही नहीं सकता है। तो क्या मोदी सरकार को आज ये मानना पड़ रहा है कि बिना डायलॉग के नहीं हो सकता? जो उनको लग रहा था कि एकदम से हटा देंगे, लोगों को जेल में डाल देंगे, डिटेंशन में कर देंगे लीडर्स को और कुछ नहीं, हमको झुकना नहीं पड़ेगा और सब कुछ हम ठीक कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा ठीक, विदाउट टेकिंग दोज पीपल इनटू योर कॉन्फिडेंस। You can take land in your confidence, but how can you take the people living on that land in your confidence? वो तो आपको बातचीत से करना पड़ेगा ना। आप जाके जमीन का, आप जाके उसको जो है ना स्टेटहुड हटा दीजिए, आप जाके वहां पर आर्मी लगा दीजिए, आप उसको यूटी बना दीजिए, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दीजिए, पर अल्टीमेटली तो वहां रहते तो लोग ही है ना। उनको कॉन्फिडेंस में आप इस फोर्स के साथ कैसे लेंगे? अब मोदी सरकार को ये बात तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ जो उनका 2019 का डिसीजन था और अब एक तरफ से पूरा तो स्टेटस को एंटी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले इलेक्शन उसके बाद स्टेट,
अब वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, वो देखना होगा कि इतना कुछ होने के बाद क्या उन पर बिलीव करेंगे ये सभी लोग। जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कहा कि एक मीटिंग में दिल की दूरी कम नहीं हो जाएगी। कैसे विश्वास करें? विश्वास तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनके साथ तो आपने मिलकर सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ, उन्हीं के साथ आपने उनको आपने जेल में डाल दिया। आपने उनके साथ भी वही किया जो आपने बाकी नेताओं के साथ किया था। सो आर दे गोइंग टू ट्रस्ट यू? और ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को मानना पड़ेगा, या तो पहले वाले डिसीजन में प्रॉब्लम थी या फिर इस डिसीजन में प्रॉब्लम है। और उनके वोटर्स को भी तय करना पड़ेगा, जिस जो वहां पर उस समय पे झंडा बुलंद और बहुत बड़ा काम 5 अगस्त 2019 को किया है, कि आज वो मानेंगे कि उनकी मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं? या तो वो सही हो सकता था या फिर ये सही है। 2 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ गई? सिंपल है, इंटरनेशनली इसीलिए फोटो क्लिक की गई है। फोटो ऐसे ही नहीं हुई, और उसमें मुस्कुराते हुए खुद के चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, इट शोज, ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। ये वो बता रही है जिसमें आपको महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब कोई आपको मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा। ये आपको मुस्कुराते हुए इसलिए दिखाई दे रहा है दैट इंटरनेशनली जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकें कि हम तो बात करने के लिए तैयार है, हम तो इनको अच्छा मान रहे हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आपको आ गया होगा कि आखिर ये गुपकार गैंग से गुपकार गठबंधन एंड लीडर्स कैसे हो गए, और इनके साथ हाई टेबल पर बैठकर बात करने की जरूरत अमित शाह, नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ गई।